जिस किराएदार लड़की को मैंने अपनी सगी बेटी मानकर घर की तिजोरी की चाबी सौंपी, उसी ने मेरे दूध में जहर मिलाकर मेरी ही अर्थी सजाने की तैयारी कर ली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गायत्री देवी है। मेरी उम्र 65 वर्ष है और मैं बनारस के एक पुराने मोहल्ले में अपनी पुश्तैनी हवेली में अकेली रहती हूँ। मेरे पति का देहांत 10 साल पहले हो गया था। मेरा एक ही बेटा है, आलोक, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में बस गया है। साल में 1-2 बार उसका फ़ोन आ जाता है, लेकिन मिलने वह कभी नहीं आता। इस बड़ी सी हवेली में मैं और मेरी तन्हाई, बस हम 2 ही रहते थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें ही मेरा परिवार थीं, जिनसे मैं घंटों बातें किया करती थी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पति सरकारी अफसर थे और काफ़ी ज़मीन जायदाद छोड़ गए थे, लेकिन पैसा इंसान का अकेलापन दूर नहीं कर सकता। मुझे हमेशा एक बेटे की कमी खलती थी। मैं सोचती थी कि काश मेरी कोई बेटी होती तो शायद वह मुझे छोड़कर इतनी दूर नहीं जाती, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, शाम का वक्त था। अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा इस तूफान में कौन आया होगा। दरवाजा खोला तो देखा एक 24-25 साल की लड़की पूरी तरह भींगी हुई, कांपती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था और चेहरे पर घबराहट। मैंने पूछा, कौन हो तुम बेटी, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह रोते हुए बोली, माँ जी, मेरा नाम मीरा है। मैं शहर के नर्सिंग की पढ़ाई करने आई थी, लेकिन जिस हॉस्टल में रहती थी उन्होंने अचानक उसे बंद कर दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या आज रात के लिए मुझे सर छुपाने की जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। उसकी मासूम सूरत और आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी बेटी की कमी पूरी करने के लिए इसे भेजा हो। मैंने उसे अंदर बुलाया, तौलिया दिया और गर्म चाय पिलाई। मीरा बहुत ही संस्कारी और मृदुभाषी थी। उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं है और वह बहुत संघर्ष करके पढ़ाई कर रही है। अगली सुबह जब वह जाने लगी तो मेरा मन भारी हो गया और मैंने उससे कहा, मीरा, यह हवेली बहुत बड़ी है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम यहीं रह जाओ। ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम अपनी पढ़ाई भी कर लेना और मुझे भी एक साथी मिल जाएगा। मुझे तुमसे कोई किराया नहीं चाहिए, बस तुम घर में रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मीरा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मेरे बहुत जिद करने के पर मान गई। उस दिन मुझे लगा कि जैसे मेरी मेरी सुनी दुनिया में बाहर आ गई हो। मीरा ने आते ही घर का नक्शा बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठकर पूजा करती, मेरे लिए नाश्ता बनाती और मेरी दवाइयों का पूरा ख्याल रखती। वह मुझे माँ कहकर पुकारती थी। बरसों बाद जब कानों में माँ शब्द पर पड़ा तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता और संस्कारों का सम्मान करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धीरे धीरे मीरा ने मेरा पूरा भरोसा जीत लिया। अब तो मैं अपनी तिजोरी की चाबी भी उसी के पास रखने लगी थी। मुझे घुटनों में दर्द रहता था तो मीरा हर रात मेरे पैरों की मालिश करती और मुझे रामायण पढ़कर सुनाती। मुझे लगने लगा था कि आलोक ने भले ही मुझे छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने मीरा के रूप में मुझे बुढ़ापे की लाठी दे दी है। हमारे घर में एक पुराना नौकर था, रामू काका। वह मेरे पति के जमाने से काम कर रहा था। मीरा के आने के कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि रामू काका बहुत परेशान रहने लगे हैं। एक दिन जब मीरा कॉलेज गई हुई थी, रामू काका मेरे पास आए और दबी आवाज में बोले, मालकिन, मुझे यह मीरा बिटिया ठीक नहीं लगती। कल रात मैंने उसे छत पर किसी से फोन पर बहुत धीरे धीरे बातें करते सुना। वह कह रही थी कि बुढ़िया पूरी तरह मेरे काबू में है, काम जल्दी हो जाएगा, आप सावधान रहिए। मैं यह सुनकर आग बबूला हो गई। मैंने रामू काका को डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बेसहारा बच्ची पर इल्जाम लगाते हुआ मेरी सेवा करती है, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि अब तुम्हारी चोरी चकारी नहीं चल रही। रामू काका ने हाथ जोड़े और चुपचाप चले गए। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरी बेटी जैसी मीरा पर शक किया। 2 दिन बाद घर में एक बड़ा हंगामा हुआ। मेरी सोने की चैन गायब हो गई। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन चैन नहीं मिली। तभी मीरा ने कहा, माँ, एक बार रामू काका के झोले की तलाशी लीजिए, मुझे उन पर शक है। मैंने न चाहते हुए भी रामू काका का झोला चेक किया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी सोने की चैन उनके कपड़ों के नीचे छिपी हुई थी। रामू काका रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि उन्होंने चोरी नहीं की, किसी ने उन्हें फंसाया है, लेकिन मैंने एक न सुनी। मैंने उसी वक्त उस वफादार पुराने नौकर को नौकरी से निकाल दिया। मीरा ने मुझे संभाला और कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। इसे नौकरों का कोई भरोसा नहीं होता। अब घर में सिर्फ मैं और मीरा थे। रामू काका के जाने के बाद मीरा का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वह अब अक्सर मुझसे कहती, माँ, आलोक भैया तो आपको पूछते भी नहीं। इस हवेली में को उनके नाम रखने का क्या फायदा? वो तो इसे बेचकर विदेश चले जाएंगे। क्यों ना आप यह हवेली मेरे नाम कर दे। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी और इस घर को मंदिर बनाकर रखूंगी। पहले तो मैंने उसकी बात टाल दी, लेकिन वह रोज रोज यही रट लगाने लगी। मुझे भावनात्मक रूप से कमजोर करने लगी। कहती, क्या मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आखिरकार उससे प्यार और सेवा के आगे मैं झुक गई। मैंने सोचा, सही तो कह रही है, आलोक तो मेरी परवाह करता है नहीं, कम से कम मीरा मेरे पास तो है। मैंने वकील को बुलाकर वसीयत बदलने का फैसला कर लिया। मीरा यह सुनकर बहुत खुश हुई। जिस दिन वकील आने वाले थे उस दिन मीरा ने कहा, माँ, आज खुशी का दिन है, मैं आज आपके लिए अपने हाथों से खीर बनाऊंगी। शाम को मीरा खीर लेकर आई। वो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे खीर का कटोरा दिया मेरा हाथ कांप गया और थोड़ा सा दूध जमीन पर गिर गया। तभी मैंने देखा कि घर की पालतू बिल्ली उस गिरे हुए दूध को चाटने लगी। मैं मीरा से बातें कर रही थी कि अचानक बिल्ली तड़पने लगी और देखते देखते उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ ही पलों में वो बिल्ली मर गई। मेरे पैरों
पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं सन्न रह गई। मीरा का ध्यान बिल्ली पर नहीं था, वह रसोई में पानी लेने गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस लड़की को मैंने बेटी माना वह मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। क्या रामू काका सही थे? तभी मुझे मीरा की आवाज़ सुनाई दी। वह रसोई में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं दबे पाँव दरवाजे के पीछे जाकर सुनने लगी। मीरा कह रही थी, हाँ विक्रम, बस आज का काम तमाम है। बुढ़िया आज रात तक निपट जाएगी। वसीयत के कागज तैयार है, मरने से पहले अंगूठा लगवा लूंगी। बस तुम गाड़ी लेकर तैयार रहना। इस हवेली में बिकते ही हम करोड़पति होंगे। यह सुनते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे आंसुओं का बांध टूट गया, लेकिन उस वक्त रोने का समय नहीं था। मुझे अपनी जान बचानी थी। मुझे समझ आ गया था कि रामू काका को फंसाने वाली भी यही थी, ताकि मुझे कोई बचाने वाला न रहे। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला। मीरा पानी लेकर कमरे में आई। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, बेटी मुझे अचानक घबराहट हो रही है, शायद बीपी बढ़ गया, जरा मेरे कमरे से मेरी दवा तो ले आ। जैसे ही मीरा मुड़ी, मैंने वह जहरीली खीर खिड़की से बाहर फेंक दी और कटोरा खाली करके रख दिया। मीरा जब वापस आई तो मैंने खाली कटोरा दिखाते ही वह कहा, खीर बहुत स्वादिष्ट थी बेटी, अब मुझे नींद आ रही है। मीरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने सोचा उसका काम हो गया। उसने मुझे लेटने को कहा और खुद बाहर चली गई। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया, लेकिन किसे फ़ोन करूं? आलोक तो देश से बाहर था। तभी मुझे रामू काका का ख्याल आया। मैंने कांपते हाथों से उन्हें फ़ोन लगाया। दोस्तों, कहानी बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। क्या गायत्री देवी बच पाएंगी? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रामू काका ने एक घंटी में फ़ोन उठा लिया। मैंने रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बताई और माफ़ी मांगी। रामू काका ने कहा, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ, आप बस दरवाजा अंदर से बंद रखिए। मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा ली और भगवान का नाम जपने लगी। बाहर मीरा और उसका कोई साथी, शायद वही विक्रम, दरवाजा खटखटाने लगा। माँ, दरवाजा खोलिए, वकील साहब आए हैं, मीरा ने आवाज़ दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ें बदलने लगी। ए बुढ़िया, दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। एक भारी मर्दाना आवाज़ आई। वह विक्रम था। वे समझ गए थे कि मैंने खीर नहीं खाई है और मैं अभी जिंदा हूँ। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। लकड़ी का पुराना दरवाजा उनकी चोटों से हिल रहा था। मेरी सांसें अटक रही थी। मुझे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। उन दोनों के होश उड़ गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रामू काका ने पुलिस के साथ मिलकर पूरे घर को घेर लिया था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर मुझे बाहर निकाला। इंस्पेक्टर ने मीरा और विक्रम को हथकड़ी पहना रखी थी। मीरा, जो कुछ देर पहले तक देवी बनी फिरती थी, अब पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही थी। पुलिस ने बताया कि मीरा एक पेशेवर अपराधी है। वह अकेली रहने वाले बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाती है, उनका विश्वास जीतती है और फिर जायदाद हड़प कर उन्हें मार देती है। रामू काका को उसने इसलिए फंसाया था क्योंकि वह उसकी राह का कांटा बन रहे थे। मैं रामू काका के पैरों में गिर पड़ी। काका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गैरों के लिए अपनों को ठुकरा दिया। तुमने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैं ममता के धोखे में आ गई। रामू काका ने मुझे उठाया और बोले, मालकिन आप मेरी माँ जैसी हैं, इंसान से गलती हो जाती है। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। खून के रिश्ते भले ही दूर चले जाएं, लेकिन वो वफादार होते हैं, वही असली अपने होते हैं। और हर मीठा बोलने वाला इंसान हमारा शुभचिंतक नहीं होता। मैंने अपनी वसीयत में सुधार किया और अपनी आधी जायदाद एक अनाथालय को और बाकी अपने वफादार रामू काका के नाम कर दी, जिन्होंने अपनी बेइज्जती सहकर भी मेरी जान बचाई। दोस्तों, आज के ज़माने में किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। अपराधी अब चेहरे पर शराफत का नकाब पहनकर आते हैं। खासकर बुजुर्गों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलें और बहुत जल्दी आपके परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करें, उनसे हमेशा सतर्क रहें। मेरी यह कहानी अगर आपकी आंखों से पर्दा हटा पाई हो तो इसे अपने घर के बड़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जागरूक करने वाली कहानी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।